हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ देवोज शाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है ग्रेविटेशन। तो आओ एक बार देख लेते हैं आज का कंटेंट क्या है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद हम लोग एक लॉ डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट एंड वैल्यू डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स का रियलिस्टिक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं दो तरफ स्टार लगाया है। वाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनसिग्निफिकेंट बिटवीन ऑर्डिनरी बॉडीज बट इट इज सिग्निफिकेंट बिटवीन हेवनली बॉडीज। तो ऑर्डिनरी बॉडीज के बीच में जब ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है तब हम लोग उसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली कंसिडर नहीं करते, लेकिन जब हेवनली बॉडीज में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है तब हम लोग उसको इफेक्टिवली कंसिडर करते हैं। तो ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को मिस मत करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो है व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। आखिर ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? देखो, ये एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि अर्थ इस एप्पल के ऊपर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, तभी एप्पल नीचे गिर रहा है। और नेक्स्ट एग्जांपल है, हम लोग जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में हर एक प्लैनेट सन का चक्कर लगा रहा है। तो क्यों चक्कर लगा रहा है? क्योंकि सन हर एक प्लैनेट के ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसलिए कोई भी प्लैनेट अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि सन हर एक प्लैनेट के ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है इसीलिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आखिर ग्रेविटेशनल फोर्स कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए सर आइजैक न्यूटन ने एक लॉ दिया था, वही है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आओ एक बार देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विथ ए फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्या कह रहा है, यूनिवर्स का हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, और वो फोर्स किसके साथ प्रोपोर्शनल है और किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो दो पार्टिकल है m1 m2, उन दोनों का मास का जो प्रोडक्ट है क्या क्या होगा, m1 m2। तो फोर्स m1 m2 का जो प्रोडक्ट है उसके साथ प्रोपोर्शनल है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके साथ प्रोपोर्शनल है? दो पार्टिकल का जो मास है उसके प्रोडक्ट के साथ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस है r। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस डिस्टेंस का जो स्क्वायर है उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। और ये है द फोर्स एक्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू बॉडीज। और ये फोर्स कौन से पाथ में एक्ट कर रहा है? इन दोनों बॉडी का जो स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन में ये फोर्स एक्ट कर रहा है। मैंने ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिया है स्मॉल r। इस बॉडी का हर एक पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो मैं ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिया है स्मॉल r। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रेट लाइन में एक्ट करता है, ठीक है। दो बॉडी का जो जॉइनिंग लाइन है उन दोनों जॉइनिंग लाइन के अलोंग ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। कोई कार्ब लाइन में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करता, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में एक्ट करता है। तो एक्सप्लेनेशन समझो, मैंने ये दो बॉडी लिया है m1 m2, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस है r। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कह रहा है कि फोर्स किसके साथ प्रोपोर्शनल है? इन दोनों का जो मास का प्रोडक्ट है m1 m2 उसके साथ प्रोपोर्शनल है, और इन दोनों को जो बीच का डिस्टेंस है r उसके साथ उसके स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। सो हम इसको कॉम्बाइन कर सकते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर। हम लोग जानते हैं फिजिक्स में कि एक प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए हमें एक कांस्टेंट लाना पड़ता है। तो हमने एक कांस्टेंट लाया, वो है g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यही है ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेयर g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिवर्स के हर एक जगह पर कांस्टेंट है। तो अब हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या है और उसका वैल्यू क्या है। So this is the expression of F according to universal law of gravitation.
F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जी इज एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। एफ का यूनिट क्या है, न्यूटन फोर्स का, और आर क्या है, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, और m1 m2 क्या है, मास, सो केजी स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ जी क्या आ रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2। और इसका एक्सपेरिमेंट वैल्यू क्या है, 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के टू द -2। ये बहुत ही छोटा है, 10 टू द पावर -11। तो अब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का कुछ रियलिस्टिक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। देखो, ये एक लड़का हाथ में एक स्टोन लेकर ऐसे फेंक रहा है, तो ये पत्थर ऊपर नहीं जा रहा है, ये बेंड होके फिर अर्थ में आ रहा है। तो ये क्यों नीचे आ रहा है, ऐसा मतलब ये स्टोन का जो पाथ है वो ऐसे हो रहा है, मतलब ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये पत्थर सीधा ऊपर चला जाता, ये बेंड करके फिर अर्थ की तरफ वापस नहीं आता। ठीक है, तो नेक्स्ट है ये सैटेलाइट। हर एक सैटेलाइट अर्थ का चक्कर लगा रहा है, क्योंकि अर्थ हर एक सैटेलाइट के ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसलिए कोई भी सैटेलाइट अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सैटेलाइट को हमने किसी वायर से बांध कर रखा है, सैटेलाइट अपने आप ही अर्थ का चक्कर लगा रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। दो बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव है। सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है वो अट्रैक्टिव है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दो बॉडी का मास का जो प्रोडक्ट है m1 m2 f उसके साथ प्रोपोर्शनल है, दो बॉडी का मास का जो प्रोडक्ट है उसके साथ। नेक्स्ट इज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दो पार्टिकल का बीच का डिस्टेंस है आर, उसका स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर। एफ आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। एफ आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हम इसीलिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कह सकते हैं। इट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडी के बीच में स्ट्रेट लाइन में एक्ट करता है। मान लो ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है m1 m2, ठीक है, तो इन दोनों का स्ट्रेट लाइन क्या होगा, इन दोनों का जॉइनिंग स्ट्रेट लाइन ये होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस स्ट्रेट लाइन में एक्ट करेगा, ये पाथ में और ये पाथ में, दूसरा कोई पाथ में भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। इन दोनों का जॉइनिंग का जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इन दोनों जॉइनिंग का, इन दोनों पार्टिकल का जो जॉइनिंग स्ट्रेट लाइन है, ग्रेविटेशनल फोर्स उस स्ट्रेट लाइन में एक्ट करेगा, कोई कार्व लाइन में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, जब कोई फोर्स स्ट्रेट लाइन में एक्ट करता है तब हम लोग उसको सेंट्रल फोर्स कहते हैं, सेंट्रल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रेट लाइन में एक्ट करता है, इसलिए हम लोग उसको सेंट्रल फोर्स कहते हैं। इट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, दो बॉडी जब कांटेक्ट में आता है तो कांटेक्ट के कारण कांटेक्ट फोर्स जनरेट करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कांटेक्ट के कारण नहीं जनरेट करता है, सो इसलिए हम इसको नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अगर आप लोगों को कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में जानना है तो आप लोग मेरा लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। दो पार्टिकल है m1 m2, उन दोनों का बीच का जो सेपरेशन है r, तो इन दोनों में जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब F12 क्या है, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2। m2 m1 के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और मैंने इसको एक्शन लिखा है। m2 m1 के ऊपर कौन सा डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो F12 का डायरेक्शन क्या है, इधर। अब F21 क्या है, फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1। m1 m2 के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, और इसको मैंने लिखा है रिएक्शन। m1 m2 के ऊपर कौन सा डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, अलोंग दिस डायरेक्शन। तो ध्यान से देखो, F12 और F21 का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही है, लेकिन डायरेक्शन अलग है। m2 m1 के ऊपर अलोंग दिस डायरेक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, और m1 m2 के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो एक्शन इक्वल टू माइनस रिएक्शन, F12 इक्वल टू माइनस F21। एक्शन मैंने क्या लिखा है, m2 m1 के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, और रिएक्शन क्या लिखा है, m1 m2 के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो F12 इक्वल टू माइनस F21। m2 m1 के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, m1 m2 के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई कर रहा है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है।
तो अब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। वो क्या है, एप्पल क्यों नीचे गिर रहा है? क्योंकि अर्थ एप्पल के ऊपर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसलिए एप्पल नीचे गिर रहा है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमने ये सीखा कि यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना एट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ऐसे मैं भी कह सकता हूँ कि एप्पल भी अर्थ के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो अर्थ भी तो ऊपर आ सकता था, एप्पल ही क्यों नीचे गिर रहा है? एप्पल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एप्पल अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है ऊपर की तरफ, तो एप्पल ही क्यों नीचे गिर रहा है? अर्थ भी तो ऊपर आ सकता था। इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, इसीलिए अर्थ का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, एप्पल ही नीचे गिर रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन से। तो एम ही है मास ऑफ अर्थ, एम है मास ऑफ एप्पल, और अर्थ और एप्पल का जो बीच का डिस्टेंस है मैं उसे आर से डिनोट कर रहा हूँ। तो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एप्पल, जी एम ई बाई आर स्क्वायर। अब हम लोग एप्पल का एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। क्या होगा? सिंपली मास, सिंपली फोर्स बाई मास, इसको हम लोग अगर ए में से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा जी एम ई बाई आर स्क्वायर। और हम लोग अगर अर्थ का एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहे तो इस फोर्स को अर्थ का जो मास है उसे डिवाइड करना होगा, तो ये आएगा जी एम ए बाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? अर्थ का मास जो है वो एप्पल से बहुत बड़ा है, एम ई ग्रेटर देन एम ए, मास ऑफ अर्थ इज वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ एप्पल। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? ये जी आर स्क्वायर तो सेम है, यहाँ पर एम ई एम ए से बहुत बड़ा है, तो ये ज़्यादा होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल इज वेरी ग्रेटर देन द एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, इसीलिए एप्पल ही नीचे गिर रहा है, अर्थ ऊपर नहीं आ रहा है। अर्थ का जो मास है वो एप्पल से बहुत बड़ा है, इसीलिए एप्पल का एक्सेलरेशन अर्थ के एक्सेलरेशन से बहुत बड़ा है, इसीलिए एप्पल ही नीचे गिर रहा है, अर्थ ऊपर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। व्हाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनसिग्निफिकेंट बिटवीन ऑर्डिनरी बॉडीज बट इट इज ट्रेमेंडसली सिग्निफिकेंट बिटवीन हेवनली बॉडीज। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ऑर्डिनरी बॉडीज और हेवनली बॉडीज आखिर है क्या। ऑर्डिनरी बॉडीज मतलब मैं, ये पेन, ये बोर्ड, ये मोबाइल, ये सब है ऑर्डिनरी बॉडीज जिनका मास बहुत ही छोटा है। और हेवनली बॉडीज मतलब हमारा सन, अर्थ, मून, जिनका मास बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ऑर्डिनरी बॉडीज़ के केस में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को उतना ज़्यादा इफेक्टिवली कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मेरे और इस पेन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, हम लोग उसको उतना ज़्यादा इफेक्टिवली कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और जब हम लोग हेवनली बॉडीज़ की तरफ चलते हैं, मतलब सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, हम लोग उसको इफेक्टिवली कंसिडर कर रहे हैं। और हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि सन हर एक प्लैनेट के ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग ऑर्डिनरी बॉडीज़ के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, और हेवनली बॉडीज़ के केस में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली कंसिडर कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसको हम लोग एक डेटा से समझते हैं। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल। ये तो हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सीखा। एफ का क्या होता है? जी एम ऑन एम टू बाई आर स्क्वायर। जी द वैल्यू ऑफ जी इज 6.67 10 टू द पावर -11। और एम ऑन क्या है? एम ऑन मान लो मेरा मास है 60 kg, और एम टू क्या है? मान लो इस बोर्ड का मास है 2 kg। और आर क्या है? मेरे और इस बोर्ड के बीच का जो डिस्टेंस मान लो 10 सेंटीमीटर। अगर हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो ये आएगा 0.1 मीटर। तो ये आर स्क्वायर होगा। तो इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वो होगा 8 × 10 टू द पावर -7 न्यूटन। तो आप लोग इस डेटा से देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा छोटा है, 8 × 10 टू द पावर -7, ऑलमोस्ट 0। तो इसीलिए हम ऑर्डिनरी बॉडीज़ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसको हम लोग ज़्यादा कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इस बोर्ड के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये बोर्ड तो मेरे तरफ आना चाहिए था ना। फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इसका कुछ एक्सेलरेशन भी होना चाहिए था। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं इस बोर्ड के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ऑलमोस्ट 0 है, इसीलिए ये बोर्ड मेरे तरफ मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बॉडीज़ के केस में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ये फोर्स बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। और जब हम लोग हेवनली बॉडीज़ की तरफ चलते हैं तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडर करते हैं।
तो ये है मास ऑफ अर्थ, ये है मास ऑफ मून, और आर है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। ये है मास ऑफ अर्थ 5.96 10 to the power 24, दिस इज द मास ऑफ मून 7.36 10 to the power 22, और आर क्या है, अर्थ और मून का जो बीच का डिस्टेंस है वो है 3.80 10 to the power 8 और आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वो है 2 × 10 to the power 20 न्यूटन। तो इस कैलकुलेशन से आप लोग समझ सकते हैं कि अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। 10 to the power 20 न्यूटन, 1 के बाद 20 जीरो है, तो ये बहुत ही लार्ज है। और सन और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है। मून और अर्थ के बीच में तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये है, और सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसलिए जब हम लोग हेवनली बॉडीज का कंसेप्ट ला रहे हैं तो उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मून अर्थ का क्यों चक्कर लगा रहा है, क्योंकि अर्थ मून के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसीलिए मून अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर नहीं जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग जब हेवनली बॉडीज का कंसेप्ट ला रहे हैं, हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को इफेक्टिवली कंसीडर कर रहे हैं, और ऑर्डिनरी बॉडीज में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को उतना ज़्यादा कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं आप लोगों का डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक।